वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बात किया था कि कैसे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर को प्लेस करते हैं जिसमें करंट पास कर रहा है, तो उसमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। आज थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या मैंने उसमें बताया था। तो मैंने बताया था क्या कि जब ऑरेस्टेड साहब जब क्या किए थे, ऑरेस्टेड अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना, तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया थे, वो बेसिकली वो डिस्कवरी किए थे एक तरह से। ठीक है, क्या चीज़ का डिस्कवरी किया गया था? ऑरेस्टेड डिस्कवरी एक किए थे कि कोई भी अगर करंट का इन वायर हमारे पास है, कोई भी अगर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को, प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मतलब इस केस में बाद में मतलब दैट मीन्स क्या समझ में आया हम लोग का कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास की कोई भी हाँ, और स्टेट साहब क्या बताएं, डिस्कवरी की कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करता है तो उस कारण से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है ना, किसी अदर मैग्नेट को हम प्लेस करेंगे तो उस पर भी एक फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, तो बाद में एम्पियर साहब आए, तो एम्पियर साहब क्या किए, सजेस्टेड किए, एम्पियर सजेस्टेड दैट, क्या सजेस्ट किए थे कि अब है कि मैग्नेट मस्ट एल्सो एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। स्वाभाविक सी बात है, अगर जिस तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ आप लोग को पता होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है तो बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, पहले जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा था उस पर भी इक्वल फोर्स लगाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बात निकल के आता है कि ऑरेस्टेड साहब इस बात को जब क्लियर किए थे कि जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और उस मैग्नेटिक फील्ड के पास में क्या मतलब क्या देख रहे थे कि जब मैग्नेट को लाएंगे तो वहाँ पे एक फोर्स महसूस होता था। जैसे याद करो, आपने मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट अगर पास कर रहा है और उस वायर के पास में कोई भी कंपास को लाते थे तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन होता था। तो ये अब एम्पियर साहब इस बात को बताएं। ठीक है, क्या बताया वो कि बदले में मैग्नेट भी क्या करेगा, अपने उस पर एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एम्पियर सजेस्टेड दैट मैग्नेट मैग्नेट मस्ट also exert equal and opposite force on a current carrying wire, on a current carrying conductor। ठीक है, तो इससे निकल के मतलब ये निकल के आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी करंट को क्या करेंगे, मतलब करंट के इन वायर को प्लेस करेंगे तो वो भी उस पर भी एक फोर्स महसूस होगा। ठीक है ना, और याद रखना है कि जो करंट के इन वायर को प्लेस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पहले से मतलब है हमारे पास, उसके पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस केस में हम लोग आगे बात करें कि जब मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे तो वहाँ पे फोर्स जो बेसिकली अप्लाइड नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि अगर पैरेलल रखेंगे तो क्या हो सकता है। बट अभी फिलहाल हमको ये दिमाग में रखना है कि वेन वेन अ करंट वेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर when current carrying conductor is kept in a magnetic field, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ क्योंकि आपको एग्जाम के पर्पज़ से, खास करके सीबीएसई एग्जाम के पर्पज़ से, बोर्ड के एग्जाम के पर्पज़ से ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो वो जो कंडक्टर होना चाहिए वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो अ फोर्स एक्ट ऑन इट, एक फोर्स उस पर एक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो फोर्स जो क्रिएट होता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कारण यही है कि जैसे ही करंट कैरिंग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, है ना, मतलब कंडक्टर में जैसे ही करंट पास किया था तो उसके कारण करंट को पास होने का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। तो और साथ में पहले से एक हमारे पास एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है। तो उस इंट्रैक्शन के कारण क्या हुआ, रिजल्ट ऐसा निकल के हम लोग को आया था कि एक साइड जो है कंडक्टर पे जो है ना मैग्नेटिक फील्ड वीकर हो जाता है अदर के कंपेयर। तो इस केस में क्या होता है, जो जहाँ पे वीकर होगा मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में थोड़ा क्या होगा, कंडक्टर जो होगा वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एक डायरेक्शन में। इसी कारण क्या होता है, उसमें मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बताएं, हाँ, अ फोर्स एक्ट ऑन इट, ठीक है। तो उस केस में हम बता सकते हैं क्या कि दिस फोर्स इज क्रिएटेड, इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पे हम कर देते हैं। दिस फोर्स इज क्रिएटेड, दिस फोर्स इज क्रिएटेड ड्यू टू, दिस फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू द interaction, due to the interaction of magnetic field of current, due to the magnetic field of the current in conductor and external magnetic field ऑन द कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बेसिकली कंडक्टर पे जो मतलब कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा था उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था, और जो पहले से हमारे पास जो एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ था, वो दोनों के मतलब दैट मीन्स कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, दोनों को इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे जो है करंट में एक हम लोग क्या करंट कंडक्टर पे क्या होगा, एक हम लोग का डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक साइड जो होगा कंडक्टर के अभी उसको बारे में बताते हैं कि एक साइड जो कंडक्टर में हम लोग क्या देखने को मिला है कि ज़्यादा अमाउंट में हम लोग को मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे महसूस करेगा, और एक साइड क्या होगा तुम्हारा कम करेगा। तो जिस साइड मैग्नेटिक फोर्स मतलब कम होगा उस जगह पे क्या होगा तुम्हारा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, हम लोग को उस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर एज अ रिजल्ट the resultant magnetic field on one side of conductor is weaker that on the other side, ठीक है। मतलब एक साइड जो कंडक्टर का होगा मैग्नेटिक फील्ड वो अदर के कंपेयर में क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हेंस कंडक्टर मैंने अब है कि यहाँ पे वीकर एक साइड मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेनेशन दिया था, ऐसे मैं अभी बता देता हूँ उसके बारे में। हेंस द कंडक्टर experiences a resultant force in one direction, experience a resultant force in one direction, ठीक है। इसके लिए मैंने पिछले क्लास में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने इस बात को मेंशन भी किया था कि कैसे हम लोग इस चीज़ को मतलब 3D डायमेंशन में कैसे उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एक हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके लिए हम एक स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो एक स्टैंड में क्या करेंगे, किस टाइप का स्टैंड हम लोग को होगा, है ना। उस स्टैंड में जो बेसिकली एनसीईआरटी में इसी टाइप का दिया हुआ है, तो बोर्ड के पर्पज़ से आपके लिए आसान होगा। और एक साथ में यहाँ पे एक हम लोग इस तरीके से स्टैंड हम लोग को ये करना है, और इसमें जो है ना वायर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें अरेंज करेंगे, ठीक है। और इस वायर के साथ जो है बेसिकली है ना हमें एक पहले से हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट होना चाहिए,
ठीक है। तो हॉर्सू मैग्नेट में एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया हम लोग का साउथ पोल हो गया। तो इस केस में वो क्या करना है कि जब इस वायर के द्वारा, है ना, एक कंडक्टर को क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड में पहले से मतलब जो रखा हुआ था उसमें हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस वायर को इस कंडक्टर के द्वारा क्या करेंगे, प्लेस उसमें ऐड करेंगे। साथ में एक वायर यहाँ से भी लेकर जाएंगे, उसको भी कर्ल करके यहाँ पे, मतलब इस तरीके से डायग्राम अगर आपके एग्जाम में अगर आएगा तो थ्योरी पार्ट में आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन करके डायग्राम के द्वारा आप लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस टेस्ट में क्या होगा, जैसे ही हम करंट इसमें पास करते हैं, ठीक है, तो करंट जैसे ही पास होगा तो उसके इसमें क्या होगा देखने को मिलेगा कि इसमें डिफ्लेक्शन होगा। इस वायर में ए बी जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इस ए बी कंडक्टर में हम लोग क्या समझ में आता है कि ए बी जो है मतलब एक साइड क्यों हुआ। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे कि हमारे पास इस तरीके से मान लें करंट करंट वायर मतलब है, और इस करंट इसमें अगर पास करेगा तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, ये बेसिकली जो है मतलब हम लोग को ऐसे यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा हम लोग को, शायद ये नहीं क्लॉकवाइज हम लोग को मिलेगा, तो यानी इस डायरेक्शन में क्या करेगा वो फ्लो करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि अगर मतलब इस कंडक्टर के ई साइड बात करेंगे तो मतलब एग्जैक्टली वो ऊपर की ओर जाएगा, क्या जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके आउटर पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे की ओर जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि नॉर्थ से साउथ यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोग का करंट, मतलब नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बेसिकली ऐसे आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ये दोनों मिलके क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इस कारण से ये जो साइड तुम्हारा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेगा। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है वो बेसिकली क्या है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है, ये नीचे की ओर जा रहा है, हम लोग का ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस कारण से जो नीचे वाला पार्ट जो होता है हम लोग का वो वीकर महसूस करेगा, मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। इसीलिए हम क्या देखते हैं ना कि ये जो वायर है यानी कंडक्टर है वो एक साइड ही तुम्हारा डिस्प्लेस हो जाता है, क्योंकि रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, एक साइड ज़्यादा हो जाता है, एक साइड तुम्हारा कम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा कि कैसे फोर्स अप्लाइड होता है, कि अगर कोई भी कंडक्टर को जिसमें करंट पास पहले से कर रहा है और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाकर प्लेस करेंगे तो उसमें एक फोर्स अप्लाइड होता है। अब जो हम लोग को टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करेंगे। चलिए, हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि जो वायर पे जो फोर्स लगेगा, है ना, वो कितना हम लोग का मैग्नीट्यूड निकल के उसके बारे में था। तो मैंने फिगर में मैंने बताया था कि हमारे पास एक ए कंडक्टर लिए थे। तो लेट मी अगर उस कंडक्टर जैसे ए है उसका लेंथ मान लेते हैं कितना होगा, एल मान लेते हैं, ठीक है। और उसमें एंड एल्सो कैरी करंट आई, उसमें करंट आई जा रहा है, एल्सो कैरी अ करंट उसमें आई जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम क्या देखते हैं अब, हाँ एक चीज़ और निकल के आता है कि जो करंट आई गया है और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और करंट के डायरेक्शन के बीच में एंगल मान लीजिए थीटा हम लोग को है, तो उस केस में हम लोग क्या निकल के आता है, उस केस में निकल के यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा, है ना, उस वायर पर जो लगेगा वो आई मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया हम लोग का इंटू एल इंटू साइन थीटा हम लोग को हो गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला वो कैसे निकल के आया है, ये निकल के बेसिकली हम बॉयड-सेवर्स लॉ के बारे में बताए थे स्टार्टिंग क्लास में। तो उस वीडियो को जाके अगर आप नहीं देखे जाकर देख लीजिए कैसे इसमें फाइंड आउट किया जाता है। हालांकि डेरिवेशन जो इसका है यानी कि एक्सप्लेनेशन मोड हम लोग क्या करेंगे हायर क्लास में पढ़ेंगे, बस मैग्नीट्यूड हम लोग जानकारी है। अभी ध्यान रखना है कि इसके बारे में क्या क्या होता है। आई बी एल साइन थीटा, आई का मतलब जो करंट पास किया था, बी का मतलब जो हम लोग क्या लिए थे, हॉर्सू मैग्नेट लिए थे, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना था स्ट्रेंथ उसके बारे में है। और एल एल यानी क्या, मतलब जो कंडक्टर का लेंथ था एल हो गया। और साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा हमारे पास जो एंगल है किसके बीच में, जो हमारे पास पहले से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हम लोग का है मान लिया कितना है, बी है ना। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे क्या लिए है, इस डायरेक्शन में जो है हमारे मान लिया करंट हम लोग को फ्लो कर रहा होगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल जो बनेगा हम लोग को, ठीक है ना, वो कितना होगा उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा इंडिकेट करेगा। तो इसी का ध्यान रखना है यहाँ पे थोड़ा सा कि हम लोग की जो पार्ट है वो ए थीटा होगा, ठीक है ना। एक वेक्टर एक हम लोग का
टॉपिक है जो क्लास 9 पढ़ना था, कभी मौका मिले तो पढ़ा देंगे उसको, बट बेसिकली कैसे लिया जाता है एंगल पर हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जानना है कि जो यहाँ पे थीटा क्या होगा हम लोग का। थीटा जो है उसको मतलब एंगल है किसके बीच में, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, ठीक है। तो उसके इसमें क्या निकल के आएगा, हम लोग का जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पे वो IBL sin थीटा होगा। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि थीटा का जो वैल्यू है यानी कि 0 भी हो सकता है या 180 भी हो सकता है। वो किस केस में पॉसिबल है कि जब वायर जो है ना क्या होगा हम लोग का, वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। मतलब वायर का मतलब क्या कि हमारे पास वायर को जो इसमें करंट पास कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों अगर पैरेलल होगा तो उसके इसमें हो सकता है कि हम लोग का जो एंगल वहाँ पे क्या लेंगे, 0 भी हो सकता है, 180 हो सकता है। तो उसके इसमें क्या निकल के आएगा हम लोग का, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, वही हम लोग का 0 ही निकल के आता है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, बेसिकली 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि इसीलिए हम लोग, मैंने स्टार्टिंग बताया था कि 90 डिग्री पे ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड होता है। लेकिन अगर करंट कैरिंग वायर को अगर प्लेस करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे मतलब उसके पैरेलल लेंगे जहाँ पे हम लोग का जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान ली इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल अगर वायर करंट कैरिंग जो होता है ना, उसमें उसके डायरेक्शन के पैरेलल अगर लेंगे तो उसके इसमें तो क्या होता है हम लोग का एंगल कितना बनाएगा, 180 बनाएगा या तुम्हारा 0 बनाएगा। इसीलिए उसके इसमें क्या होता है हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 0 निकल के आता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दोनों को क्या करना चाहिए, पैरेलल कभी भी एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। केस सेकंड की अगर बात करते हैं तो क्या होगा हम निकल के, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग क्या होगा, थीटा अगर 90 होगा तो साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना निकल के आ जाएगा, वो हम लोग का साइन इक्वल टू कितना 1 हम लोग को आता है, यानी कि एफ यहाँ से निकल के आएगा, IBL निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है NTSC वगैरह के कि मैक्सिमम हम लोग को जो फोर्स लगेगा वो कब हो सकता है। तो उसके इसमें क्या बताएंगे कि हम लोग का एंगल अगर थीटा होगा तो, यानी कि परपेंडिकुलर अगर होता है करंट का डायरेक्शन और साथ में किसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो वहाँ पर हम लोग को क्या होगा, IBL हम लोग सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का मतलब ये हुआ कि कितना वायर पे जो फोर्स अप्लाइड होगा उसके बारे में था। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन जो हम लोग का होगा। तो डायरेक्शन की अगर बात करें हम लोग का डायरेक्शन करने का मतलब कि फोर्स जो लगेगा हम लोग करंट के वायर पे वो किस डायरेक्शन में लगेगा, उससे हम लोग कैसे निकालेंगे उसको निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब ने क्या किया था, एक लेफ्ट हैंड रूल दिया था, ठीक है। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा वो करंट कैरिंग वायर जो है हम लोग का, उस कंडक्टर पे फोर्स जो लगेगा वो क्या करेंगे, डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए डायरेक्शन डायरेक्शन हम लोग के यहाँ से मिलेगा फोर्स का, वो किसके द्वारा मिलेगा, इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। देखो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत सिंपल सा वे है। इसमें क्या बताए थे कि आप अपना लेफ्ट हैंड को लो, ठीक है। जैसे मान लिया हमारा ए लेफ्ट हैंड हुआ, इससे क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड को मतलब क्या करना है, 3 फिंगर को इनसर्किल करना है। कैसे इनसर्किल करेंगे, सच दैट कि मतलब कौन कौन सा पहले लेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले थंब लेना है, उसके बाद 4th फिंगर लेना है, उसके बाद तुम्हारा मिडिल फिंगर लेना है। तो तीनों मतलब 4 फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को लेफ्ट हैंड का इस तरीके से अरेंज करना है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मतलब कि इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसे अरेंज करने के बाद क्या हम लोग को करना है कि उस केस में जो है कि यहाँ पे जो तीनों अलग अलग यहाँ पे क्या करेगा, डायरेक्शन के बारे में शो करेगा। तो थंब क्या करेगा, बेसिकली हम लोग को थंब शो करेगा कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है करंट वायर पे उसका डायरेक्शन बताएगा। और ये जो हम लोग का क्या है 4th फिंगर, वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताएगा। और ये हम लोग का जो सेंटर फिंगर जो हम लोग का है, सेंटर फिंगर हम लोग क्या बताएगा, करंट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो बस बेसिकली कुछ नहीं करना है, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उस मतलब क्या करना है, 4th फिंगर को जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का उस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और
सेंटर फिंगर को क्या करना है कि हम लोग को डालना है जहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। और तो इस केस में जो हम लोग का थंब जो है जिस जिस डायरेक्शन को शो करेगा वो हमें क्या बताएगा कि फोर्स कहाँ पे, मतलब अब किस डायरेक्शन में वो अप्लाइड होगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। है क्या इसमें कहना है, इसमें कहना क्या है कि इफ़ वी stretch if we stretch the forefinger middle finger and the thumb of your लेफ्ट हैंड। हमारे लेफ्ट हैंड का क्या करना है, लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरीके से अरेंज करना है सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये सब बोर्ड के एग्जाम में आप लोग का आता है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसी पर थोड़ा सा कैसे लिखा जाता है उसका भी एक थोड़ा सा फोकस करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अब है कि तो इस केस में क्या हुआ, जैसे ही परपेंडिकुलर करें एक दूसरे को तो हम क्या पता चलता है कि जो फोर फिंगर इंडिकेट क्या करेगा हम लोग को, फोर फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। एंड मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट का डायरेक्शन को मिडिल फिंगर बताएगा। देन हमारा जो थंब था लेफ्ट हैंड का, थंब विल इंडिकेट क्या करेगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसके डायरेक्शन को वो शो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या देखें कैसे कि फोर्स जो अप्लाइड होगा करंट वायर पे, अगर उसको प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा क्या करेंगे, आसानी से उसको हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या इसमें फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है तो इसके अलावा कोई और रूल है, तो एक रूल और है बट हमारे सिलेबस में नहीं है, दैट मीन्स कि सीबीएसई बोर्ड में वो आस्क नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसको मैं तो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि वो भी बहुत आसान रूल है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, देखो राइट हैंड को क्या करना है ना, इसमें अरेंज करना है सच दैट कि हमारा जो इसी की मान ले के ये हमारा है राइट हैंड मान लेते हैं, तो राइट हैंड में जो फिंगर जो है बेसिकली है ना, ये जो फोर्थ फिंगर हम लोग के वो क्या करना है, ये हमें इंडिकेट क्या करेगा, ये हमें इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, लेकिन ये जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, करंट के डायरेक्शन के बारे में। लेकिन हमारा जो ये जो पाल्म है ना, जिस डायरेक्शन की ओर खुलेगा है ना, वो हमें वो बताएगा क्या कि वो फोर्स जो है कंडक्टर पे किस, मतलब वो उसके बारे में बताया कि उसका डायरेक्शन कहाँ होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि राइट हैंड पाल्म रूल में क्या बताता है कि अगर अब हम क्या करते हैं कि अपने राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करें कि थंब क्या होता है, राइट एंगल होगा किसमें, किसके अकॉर्डिंग होगा, वो अदर फोर फिंगर के वो राइट एंगल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि इफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, एंड द थंब विल indicate the direction of current, then the force acting on the conductor is represented by the force acting on outside the normal to the palm। ठीक है, चलिए तो इसको भी एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है बेसिकली, इसमें ये करना है कि इफ वी stretch that our right hand
our right hand such that thumb is at right angle to the finger, then if finger represent, क्या होगा उसके इसमें, अगर फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड थंब द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, देन जो फोर्स होगा, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इज represented by force acting outside and normal to the palm, ठीक है, उसी को मैंने बताया था कि क्या करना है, राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उसमें क्या करना है हम लोग बेसिकली, कि यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ फिंगर, मतलब जो हमारा फिंगर है और मतलब 5 फिंगर है, तो फोर्थ फिंगर को और थंब को एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ पे जो फोर्थ फिंगर है वो क्या शो करेगा, वो डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और जो हमारा थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो करंट के डायरेक्शन के बारे में बताएगा। लेकिन ये जो पाल्म हम लोग का है ना, जिस डायरेक्शन को जो खुलेगा, यानी कि जो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है ना, फोर्स के डायरेक्शन के बारे में वो बताएगा, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग कम्प्लीटली जो है डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, अगर हमारे पास क्या होता है कि करंट कैरिंग वायर में जो फोर्स अप्लाइड होगा, है ना, उसको कैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा देखेंगे, और साथ में राइट हैंड रूल के द्वारा भी देखेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे और हम लोग को यहाँ पे अभी बाकी है, तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं पहले। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग को भी बचा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब क्या है बताया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, है ना, अगर पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल भी होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, तो उसके इसमें क्या होगा, वो जीरो होगा। हालांकि मैंने इस बात को पहले भी मैग्नीट्यूड ने बता दिया, लेकिन इस बात को लिख लेते हैं पहले कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, हमारे पास क्या होता है कि करंट वैसे कंडक्टर जिसमें क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है ना, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, है ना, कंडक्टर, अगर उसको क्या करते हैं प्लेस पैरेलल और एंटी, मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है ना कि एक मतलब जैसे कि एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक मतलब ये हम लोग करंट का डायरेक्शन हो गया और एक हम लोग क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इसको डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो वो तो पैरेलल ही कहलाएगा, है ना, लेकिन वो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा बेसिकली। तो प्लेस पैरेलल और एंटी पैरेलल, ठीक है, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा हम लोग का वो उस केस में जीरो होगा, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर का पे जो फोर्स लगेगा, है ना, वो जीरो होगा किस केस में, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डालते हैं या एंटी पैरेलल अगर डालेंगे तो जीरो होगा। सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि जो मैक्सिमम जो होगा फोर्स कंडक्टर एक्सपीरियंस कब करेगा, जब हम परपेंडिकुलर उसको प्लेस करेंगे, किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे तो, ठीक है। तो फोर्स जो होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर इज मैक्सिमम होगा हम लोग का, ठीक है, किस केस में, व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है। जब क्या डालेंगे हम लोग, करंट कैरिंग जो वायर है उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा महसूस होगा। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और पॉइंट मेंशन कर लेंगे हम लोग कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो होता है तो फोर्स भी क्या होगा, हम लोग का जीरो होगा। यानी कि कब हो सकता है ना, तो कॉइल को प्लेस करते हैं मतलब इस तरीके से फील्ड एरिया में, मतलब कि जैसे कि जहाँ पे मतलब फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के मतलब अब जैसे देखो होता क्या है बेसिकली, मतलब कह रहा है इसमें कि B इक्वल टू जीरो, F इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द क्वाइल प्लेस्ड, क्वाइल को वहाँ प्लेस करना है ऐसे फील्ड में, इन फील्ड मतलब फील्ड फ्री एरिया। ठीक है। फील्ड फ्री एरिया जहाँ पे तुम्हारा उसका एक्सपीरियंस जो होगा, है ना, मतलब कोई फोर्स का वो महसूस नहीं करेगा। तो उसके इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, मतलब तो फोर्स भी तुम्हारा जीरो होगा, है ना। एंड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास अगर करंट कैरिंग वायर में करंट अगर पास कर रहा था, है ना, उसको प्लेस कहाँ पे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, तो कैसे उसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना, और कब जीरो हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है, और करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, तो वो कितना मतलब उसको डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में आइडिया हम लोग को मिल गया होगा। ठीक है। तो अगले क्लास में अब थोड़ा सा वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो अगले क्लास में थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या मैं बात करूँगा, तो लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगले क्लास में क्या बात करना है, लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में बात करना है। ठीक है। तो जिस बच्चे को इसके बारे में एक बार थोड़ा सा अगर पढ़ाई करना है अगले क्लास में, तो स्टडी करके आइएगा। कुछ क्वेश्चन भी इससे अगर अगर अभी तक मैंने जो भी पार्ट कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर होगा तो प्लीज़ अब आस्क कीजिएगा कमेंट के द्वारा, तो मैं वहाँ पे सुझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। इसके बाद हम देखें कि लॉरेंट फोर्स के बारे में जो है ना अलग अलग इसका जो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, और चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग क्या कर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस केस में क्या उसमें फोर्स अप्लाइड होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अगले क्लास में हम बात करेंगे अर्थ का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तो अगले क्लास में बने रहिएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो कि आज का क्लास आप लोग को इंटरेस्टिंग लगा होगा। ठीक है। तो और जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो को अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि हमेशा ही इस तरीके से और ऑसम कंटेंट हम इस पर लाते रहेंगे इन फ्यूचर में। तो इस केस में और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड के बीच में इसको ज़रूर शेयर करना है। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर द joining the session, or finally you guys are amazing, keep learning, keep growing, you are the future. Thank you for the watching.